हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निरंतर विद्रोह और अशांति का परिणाम थी। तुगलक सम्राट द्वारा दक्षिण में नियुक्त अमीर सादा ने अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया, जिसे देखकर दौलताबाद के अमीरों ने दौलताबाद के दुर्ग पर अधिकार कर अफगान इस्माइल मख को नासिरुद्दीन शाह की उपाधि से शासक घोषित किया। इस्माइल मख एक बूढ़ा व्यक्ति था और काफ़ी उदार था, जिसने अपनी इच्छा से अलाउद्दीन के पक्ष में अपना पद त्याग दिया। सरदारों अमीरों ने 1347 ईस्वी में जफ़र खां हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर अपना शासक घोषित किया। अब बात करते हैं बहमनी सुल्तानों के विषय में। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का कार्यकाल 1347 से 1358 ईस्वी रहा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने राज्य विस्तार के लिए कंधार, कोट्टगिरी, कल्याणी और बीदर आदि क्षेत्रों को विजित किया। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम एहसानाबाद, कहीं कहीं पर इसका नाम अहमदाबाद भी उल्लेखित किया गया है, रखा। अपने शासन के अंतिम दिनों में दाबुल पर अधिकार किया। दाबुल पश्चिमी समुद्री तट पर बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हिंदुओं के प्रति उसने उदार नीति अपनाई तथा जजिया की वसूली पर प्रतिबंध लगाया। फरवरी 1358 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके राज्य की सीमाएं उत्तर में वानगंगा नदी तक, दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पश्चिम में दौलताबाद तक और पूर्व में भोंगिरी तक फैली हुई थी। अब बात करते हैं अगले शासक मोहम्मद शाह प्रथम के विषय में, जिसका कार्यकाल 1358 से 1375 ईस्वी रहा। मोहम्मद शाह प्रथम अलाउद्दीन हसन का पुत्र था। मोहम्मद शाह का सारा जीवन विजयनगर व वारंगल से युद्ध एवं विजय से संबंधित रहा। इसने बहमनी की प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया, समस्त सार्वजनिक मद्यगृह बंद करवा दिए तथा अपने कठोर प्रबंधन से राज्य की अनुशासनहीनता को समाप्त किया। राज्य को इसने 4 तरफों या अतराफों यानी प्रांतों में विभाजित किया। ये 4 प्रांत थे: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार व बीदर। प्रत्येक प्रांत का प्रबंधन एक प्रांताध्यक्ष को सौंपा, जिसके लिए सेना रखना अनिवार्य था। 1375 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह प्रथम के उत्तराधिकारियों के विषय में। मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद 22 वर्षों में 5 सुल्तान सत्तारूढ़ हुए। बहमनी साम्राज्य में इन शासकों के शासन का कोई महत्व नहीं है। ये 5 उत्तराधिकारी हैं: अलाउद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद शाह द्वितीय, गयासुद्दीन, शमसुद्दीन दाऊद और ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह का कार्यकाल 1397 से 1422 ईस्वी रहा। फिरोज शाह ने खरेला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीता। उसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित कर संधि करने को बाध्य किया। फिरोज शाह कला प्रेमी एवं सुलेखक था। उसे अरबी, फारसी और तुर्की के अलावा तेलुगु, मराठी एवं मलयालम भाषा का अच्छा ज्ञान था। पश्चात शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसका कार्यकाल 1422 से 1436 ईस्वी रहा, राजगद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर को बनाया और उसे मोहम्मदाबाद के नाम से जाना गया। 1425 ईस्वी में तेलंगाना, 1426 ईस्वी में माहौर, 1429 ईस्वी में मालवा के साथ इसने युद्ध किया। इसकी उदारता के कारण इसे अहमद शाह वली या संत अहमद कहा जाता है। दक्षिण के प्रसिद्ध संत हजरत गेसु दराज से इसका घनिष्ठ संबंध था। गेसु दराज ने उर्दू पुस्तक मिराज उल आशिकीन की रचना की थी। इसके पश्चात अलाउद्दीन अहमद द्वितीय शासक हुआ, जिसका कार्यकाल 1436 से 58 ईस्वी रहा। अपने पिता की भांति योग्य एवं विद्वान शासक था। इसका संपूर्ण काल तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर, मालवा और उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यतीत हुआ। इसके शासनकाल में महमूद गवाह को राज्य की सेवा में लिया गया। महमूद एक योग्य सेनानायक था, जिसने जल्द ही राज्य के प्रधानमंत्री का पद धारण किया। अलाउद्दीन अहमद के पश्चात हुमायूं शाह शासक हुआ, जिसका कार्यकाल 1458 से 1461 ईस्वी रहा। यह अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का पुत्र था। हुमायूं शाह के शासनकाल की समस्त सफलताओं का श्रेय महमूद गवाह को जाता है। हुमायूं शाह को उसकी क्रूरता के कारण जालिम कहा जाता था। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहा गया है। इसके पश्चात निजामुद्दीन अहमद तृतीय शासक हुए। यह हुमायूं शाह का अल्पवयस्क पुत्र था। इसके समय में बहमनी साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया था। आंतरिक प्रबंधन के लिए महमूद गवाह ने राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित कर प्रत्येक में तरफदार नियुक्त किए थे। 1442
1442 ईस्वी में शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, जिसका कार्यकाल 1463 से 1482 ईस्वी रहा, ने महमूद गवाह को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। अंततः 2 दशकों के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। कालांतर में बहमनी में 5 राज्यों का उदय हुआ, जिनमें प्रथम है बीजापुर का आदिल शाही राज्य, जिसकी स्थापना 1489 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। दूसरा है अहमदनगर का निज़ाम शाही राज्य, जिसकी स्थापना 1490 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक मलिक अहमद थे। तीसरा राज्य बरार का आद शाही राज्य, जिसकी स्थापना 1490 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक फतह उल्लाद इमाद थे। चौथा राज्य गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, जिसकी स्थापना 1518 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। पांचवा राज्य बीदर का बरीद शाही राज्य, जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद द्वारा की गई। अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के पतन के कारणों के विषय में। बहमनी साम्राज्य के शासक स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश थे। अधिकांश सुल्तान धर्मांधी, भोगविलासी तथा अत्याचारी प्रवृत्ति के थे। बहमनी सुल्तानों की असहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति, जिससे हिंदुओं में व्यापक असंतोष व्याप्त था। 175 वर्ष के काल में बहमनी सुल्तानों को आंतरिक कलह व भारी शत्रुओं का निरंतर सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण दरबार में मुस्लिम अमीरों की 2 दलों के मध्य ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा तथा शत्रुता का होना था। महमूद गवाह भी इस आंतरिक कलह से अछूता नहीं रहा। उसकी हत्या के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया। बहमनी सुल्तानों ने अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपनाई। इस कारण बहमनी साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हुआ। अब बात करते हैं अपने समय के महान साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के विषय में। हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर व बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे। तुगलकों ने वारंगल पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, इसलिए दोनों भाई कंपीली अथवा आनेगोंडी, जो वर्तमान कर्नाटक में हैं, आकर बस गए। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक विद्रोही को हरिहर बुक्का द्वारा शरण दिए जाने के कारण उसने कंपीली पर आक्रमण करवाया। आक्रमण के बाद हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इसके बाद इन्हें विद्रोहियों के दमन के लिए दक्षिण भेजा गया। दक्षिण भारत में फैली अराजकता और तुर्क सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर तुंगभद्रा नदी के किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान को विजयनगर के रूप में बसाया और वहां शासन करने लगे। हरिहर व बुक्का ने अपने पिता की स्मृति में संगम वंश की नींव रखी। इस्लाम धर्म त्याग कर पुनः दोनों भाई अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से हिंदू बने। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम, सालुव, तुलुव, अराविडु वंश ने 300 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां भी बदलती रहीं, जिनका क्रमवार वर्णन है। आनेगोंडी, विजयनगर यानी वर्तमान हम्पी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। अब बात करते हैं संगम वंश के विषय में, जिसके प्रमुख शासक हरिहर प्रथम, जिसका कार्यकाल 1336 से 1356 ईस्वी रहा। हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में अपनी राजधानी आनेगोंडी से विजयनगर ले आया। 1346 ईस्वी में होयसल राज्य का संपूर्ण क्षेत्र विजयनगर की सीमा में आ गया था। चूंकि इसका साम्राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा था, इसलिए इसने राजा या महाराजा अधिराज की उपाधि धारण नहीं की। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया। अब बात करते हैं संगम वंश के अगले शासक बुक्का प्रथम के विषय में, जिसका कार्यकाल 1356 से 1377 ईस्वी रहा। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य केरल को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। बुक्का प्रथम ने बहमनी साम्राज्य के अधीन मुदगल के किले पर आक्रमण कर संघर्ष की शुरुआत की। तत्कालीन बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया, जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। इसने मदुरै के राजा के विरुद्ध भी सफल अभियान किया, जिसमें उसके पुत्र
यानी बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की विशेष भूमिका थी। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने उसके इस पराक्रम पर संस्कृत में मदुरै विजयम नामक पुस्तक लिखी। बुक्का प्रथम को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा, किंतु इसने भी महाराज की पदवी धारण नहीं की। इसने अपनी विदेश नीति के विस्तार के लिए एक दूत मंडल चीन भेजा। माना जाता है कि हरिहर बुक्का ने संयुक्त शासन चलाया, जैसे पहली बार कुषाणों ने संयुक्त शासन चलाया था। अब बात करते हैं संगम वंश के अगले शासक हरिहर द्वितीय के विषय में, जिसका कार्यकाल 1377 ईस्वी से 1406 ईस्वी रहा। हरिहर द्वितीय ने अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत राज परमेश्वर व महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। हरिहर द्वितीय ने करारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली तथा कांची को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तत्कालीन बहमनी शासक मोहम्मद शाह द्वितीय शांति प्रिय व्यक्ति था और उसने बहमनी से गोवा व बेलगांव छीन लिया। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायण इसके प्रधानमंत्री थे। इरुगपा नामक जैन मतानुयायी इसका सेनापति था, जिसने नानर्थ रत्नमाला की रचना की। इसके शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिलने लगा। 1406 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया, जिसमें अंततः देवराय प्रथम सफल रहा। देवराय प्रथम, जिसका कार्यकाल 1406 से 1422 ईस्वी रहा, तक बनते ही बहमनी राज्य से तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए इसका युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माने सहित फिरोज शाह बहमन के साथ अपने पुत्री का विवाह करना पड़ा। बाद में वाद विवाद से बचने के लिए बांकीपुर का क्षेत्र दहेज के रूप में देना पड़ा। इस युद्ध को इतिहास में सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। कालांतर में सुल्तान फिरोज शाह से पुनः संबंध कटु होने पर देवराय प्रथम ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह को पराजित किया और कृष्णा नदी के तट का बहमनी राज्य संपूर्ण रेड्डी क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारों को भी शामिल किया। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने हरिद्रा यानी हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, जिससे अनेक नहरें निकाली गई। इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध इटली यात्री डी कॉन्टी भारत आया और देवराय प्रथम को शक्तिशाली शासक कहा। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद वीर विजय और रामचंद्र थोड़े समय के लिए शासक बने। इसके पश्चात देवराय द्वितीय शासक बना, जिसका कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी रहा। देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। इसने गजबेटकर इमादी देवराय की उपाधि धारण की। हरविलासम के श्रीनाथ तेलुगु विद्वान इसके दरबार में रहते थे। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। देवराय द्वितीय ने सेना तथा प्रशासन का पुनर्गठन किया और भारी संख्या में मुसलमानों को सेना में शामिल किया। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार सीलोन यानी श्रीलंका से गुलबर्गा तक तथा उड़ीसा से मालाबार तक किया। पारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने इसी के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, जिसे खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा था। अब्दुल रज़ाक विजयनगर को संसार के देखे व सुने नगरों में सबसे भव्य मानता है। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद संगम वंश का पतन शुरू हो गया। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन गद्दी पर बैठा, जिसे प्रौढ़ देवराय कहते हैं। विरूपाक्ष द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1465 से 85 ईस्वी रहा, संगम वंश का अंतिम शासक था। विजयनगर में फैली अराजकता का लाभ उठाकर चंद्रगिरी के गवर्नर सालु नरसिंह ने राज सिंहासन पर अधिकार कर सालु वंश की स्थापना की। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के अगले वंश सालु वंश के विषय में, जिसका कालक्रम 1465 से 1505 ईस्वी रहा। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय की उसके ही सेनापति सालु नरसिंह ने हत्या कर दी तथा विजयनगर में सालु वंश की नींव रखी। विजयनगर के इतिहास में इसे प्रथम बलापहार कहा गया। सालु नरसिंह योग्य एवं प्रतिभा संपन्न शासक था। उसने विजयनगर साम्राज्य के वे क्षेत्र जो संगम वंश के समय बहमनी और उड़ीसा द्वारा हड़प लिए गए थे, उनको पुनः प्राप्त कर लिया। 1490 ईस्वी में सालु नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र इम्माड़ी नरसिंह शासक बना, जिसका संरक्षक नरसा नायक था। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालु शासक इम्मादी की हत्या कर
तुलु वंश की नींव रखी। इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश के विषय में इसका काल क्रम 1505 से 1565 ईस्वी रहा। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलु वंश का प्रथम शासक बना। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासनकाल युद्धों में व्यतीत रहा। 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेव राय शासक बना। अब बात करते हैं तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय के विषय में, जिसका कार्यकाल 1509 से 1529 ईस्वी रहा। कृष्णदेव राय तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। कृष्णदेव राय ने राज्य में व्याप्त अव्यवस्था और अशांति को कठोर कानून व्यवस्था स्थापित करके नियंत्रित किया। कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1512 ईस्वी में रायचूर, दोआब और गुलबर्गा के दुर्गों को भी जीता। 1513 से 18 ईस्वी के बीच उड़ीसा के शासक गजपति के विरुद्ध कई बार युद्ध अभियान किए। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव ने कृष्णदेव राय से संधि कर अपनी पुत्री का विवाह कराया। 1520 ईस्वी में गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेव राय के पुर्तगाली व्यापारियों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इन संबंधों से मिलने वाली सुविधाओं एवं लाभों द्वारा पुर्तगालियों ने पश्चिमी समुद्र में अपना नौसेना का विकास कर लिया था। कृष्णदेव राय ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उसके दरबार में 8 विद्वान यानी अष्टदिग्गज निवास करते थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना की, जो राज व्यवस्था पर आधारित थी। कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता है। उसका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की प्रशंसा करते हुए कृष्णदेव राय को एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। बारबोसा पुर्तगाली यात्री, इसने कृष्णदेव राय के श्रेष्ठ प्रशासन और उसके साम्राज्य की समृद्धि का बखान खुले शब्दों में किया है। उसके अनुसार कृष्णदेव राय एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के नाम पर नागलापुर नामक नगर की स्थापना की। अब बात करते हैं कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों के विषय में। कृष्णदेव राय के पश्चात सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। कृष्णदेव के पुत्रों के अल्पवयस्क होने के कारण उसका सौतेला भाई अच्युत देव राय शासक बना। इसके पश्चात सदाशिव राय शासक बना। इस पर उसके मंत्री राम राय का अत्यधिक प्रभाव था। राम राय एक योग्य शासक प्रबंधक था, परंतु सफल कूटनीतिज्ञ नहीं था। उसने बहमनी राज्य के खंडों से बने 5 मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार में परस्पर फूट डालने और एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई। कालांतर में राम राय के खिलाफ दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने मुस्लिम महासंघ का निर्माण कर 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में राम राय को परास्त किया। इस युद्ध के पश्चात राम राय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया गया। वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर इसके अवशेष मिलते हैं। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश अराविडो वंश के विषय में, जिसका कालक्रम 1570 से 1652 ईस्वी रहा। इसकी स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने पेनुकोंडा में की थी। यह अंतिम विजयनगर का वंश था। इसके शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरि को अपनी राजधानी बनाया। श्रीरंग तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरा आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन के विषय में। विजयनगर साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित था। राजा को राय की उपाधि दी जाती थी। राजा की भव्य राज्य अभिषेक की परंपरा भी प्रचलित थी। राजा के चयन में नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। सम्राट स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। विजयनगर शासकों ने धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। राज्य संबंधित कार्यों के संचालन के लिए राज्य परिषद होती थी। राजा राज्य के समस्त मामलों व नीतियों के संबंध में राज्य परिषद से परामर्श लेता था। कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ आमुक्त माल्यद में राजा और प्रजा के बीच संबंध
और राजा के कर्तव्य आदि का बड़ा प्रभावकारी वर्णन किया है। कुषाणों की तरह विजयनगर साम्राज्य में भी संयुक्त शासन देखा गया, जैसे हरिहर और बुक्का तथा देवराय द्वितीय व विजय राय। मौर्य शासक व्यवस्था की तरह सप्तांग व्यवस्था का अनुसरण किया गया। राजा के बाद राज परिषद और इसके बाद शासन संचालन के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। राजा व युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान अधिकारी प्रधानी होता था, जिसकी तुलना मराठा कालीन पेशवा से कर सकते हैं। केंद्र में दंडनायक उच्च अधिकारी भी होते थे। दंडनायक पद बोधक नहीं था, यानी दंडनायक जो थे वो जैसे दंडनायक न्यायाधीश को कहा जाता है, तो ये पद बोधक ये नहीं था, अपितु विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी को दंडनायक कहा जाता था। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के विषय में। शासन प्रबंधन के लिए विजयनगर साम्राज्य बहुत से प्रांतों में बटा हुआ था। सबसे पहले साम्राज्य, इसके बाद राज्य जिसे मंडलम कहा जाता था, उसके बाद कोट्टम या वलनाडु यानी जिला आते थे, इसके पश्चात नाडु यानी परगना, इसके बाद मेलाग्राम यानी 50 गांवों का समूह, उसके पश्चात ओरिया ग्राम होते थे। ओरिया ग्राम जो थे वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होते थे। प्रांतों में सामान्यतः परिवार के व्यक्तियों को ही गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रांतों में शासन व्यवस्था बनाए रखने का प्रमुख उत्तरदायित्व गवर्नरों का था। अब बात करते हैं आयंगर व्यवस्था के विषय में। ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था, जिनके संचालन के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन 12 अधिकारियों को सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। इनकी नियुक्ति राज्य करता था, किंतु इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। ये अधिकारी वंशानुगत होते थे, किंतु इन्हें अपने पदों को बेचने का भी अधिकार मिला हुआ था। अब बात करते हैं भूमि के प्रकार व राजस्व व्यवस्था के विषय में। भंडारवाद ग्राम अर्थात यह प्रत्यक्ष राज्य के नियंत्रण में रहने वाली भूमि थी। इसकी आय का प्रयोग दुर्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाता था। मात्रा में इस प्रकार की भूमि जो थी वो सबसे कम थी। ब्रह्मदेव, देवदेव, मठापुर भूमि यानी राज्य द्वारा विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों, मंदिरों व मठों को भूमि दान में दी जाती थी। यह भूमि कर मुक्त होती थी। अमरम भूमि यानी भूमि का सबसे बड़ा वर्ग जो नायकों को दिया जाता था, किंतु इस भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। रथकोंडगय यानी यह युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वालों को दी जाती थी। यह भी कर मुक्त भूमि थी। अब बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था के विषय में। विजयनगर शासकों ने सिंचाई हेतु नहरों व बांधों का निर्माण कराया। सिंचाई साधनों का विकास करने वालों को राज्य कर मुक्त भूमि दे सकता था और सिंचाई साधनों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य द्वारा स्थानीय करों की माफी का भी उल्लेख मिलता है। सिंचाई व्यवस्था में पूंजी निवेश द्वारा भी आय प्राप्त की जाती थी, जिसे तमिल क्षेत्र में दासवादा तथा आंध्र व कर्नाटक क्षेत्र में कोट्टकुडगई कहा जाता था। भू राजस्व यह उपज का 1/6 भाग होता था। यह साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। ब्राह्मणों तथा मंदिरों की भूमि पर 1/20 से 1/30 जैसा न्यूनतम कर लगाया जाता था। कृष्णदेव राय के समय साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया तथा राजस्व अनुमान भी आकलित किया गया। आयातित वस्तुओं में घोड़ा, हाथी दांत, मलमल व रेशमी कपड़े, दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले आदि मंगवाए जाते थे। निर्यातित वस्तुओं में सफ़ेद चावल, गन्ना, लोहा, हीरा आदि निर्यात किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था, जो 52 ग्रेन का होता था। इससे ही विदेशी यात्रियों ने पगोड़ा कहा है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां अंकित हैं। तुलु वंश के सिक्कों पर उमा महेश्वर, वेंकटेश व बाल कृष्ण की आकृतियां अंकित हैं। सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन है। रावडिव वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, अतः उनके सिक्कों पर शंख एवं चक्र का अंकन है। पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना हुन से की है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था के विषय में। विजयनगर साम्राज्य में भी वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मणों को सर्वाधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण ही शासन के उच्च पदों पर आसीन होते थे। इन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। समाज में क्षत्रिय वर्ण की अनुपस्थिति के कारण ब्राह्मणों के बाद दूसरे स्थान पर चेट्टियों या शेट्टियों का स्थान था। जो व्यापार या व्यवसाय जो था वो इन्हीं के हाथों में केंद्रित था। कालांतर में उत्तर भारत से आए लोग भी व्यवसाय से जुड़ने लगे और इन बाहरी लोगों को बड़वा कहा गया।
चेटियों के समान व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। कैकोलार यानी जुलाही, कंबलतर यानी चपरासी, शस्त्रवाहक नाई और आंध्र क्षेत्र में रेड्डी कुछ महत्वपूर्ण समुदायों में गिने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में दस्तकार श्रेणी में बढ़ई को विशेष स्थान प्राप्त था। सदाशिव राय ने नाइयों पर से कर हटा दिया था। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति के विषय में। राजा के कार्यों को लिखना, ज्योतिष कार्य करना, न्यायाधीश की भूमिका निभाना, आय व्यय की गणना करना, मल्ल युद्ध में भाग लेना, अंगरक्षक व पहरेदार की भूमिका निभाना, नृत्य व गायन वादन करना। साम्राज्य में गणिकाओं की उपस्थिति थी, जो पहले से ही दक्षिण भारत में सामाजिक व्यवस्था का अंग बन चुकी थी। विशेष यह है कि इन पर अध्यारोपित कर द्वारा ही पुलिस को वेतन दिया जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का उल्लेख कई विदेशी यात्रियों ने भी किया है, जिसमें बारबोसा, नूनी, सीजर फ्रेडरिक हैं। सती प्रथा को पवित्र माना जाता था, किंतु यह सिर्फ नायकों तथा राज परिवार में ही सीमित थी, चेटियों व ब्राह्मणों में नहीं। सती होने वाली स्त्री की स्मृति में प्रस्तर स्मारक भी बनाए जाते थे। बाल विवाह का प्रचलन था, दहेज प्रथा भी थी। प्रथा को राज्य ने कुप्रथा मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया, जिसमें ब्राह्मणों ने भी स्वीकृति दी थी। विधवा विवाह मान्य था, इस पर टैक्स भी लगता था, जिसे कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया था। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इन्हें आजीविका के लिए भूमि दे दी जाती थी या फिर वेतन दिया जाता था। दास प्रथा का प्रचलन था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को गणप्रेद नामक आभूषण पैरों में पहनाया जाता था, जो करने की भांति होता था। मनोरंजन के क्षेत्र में विजयनगर राज्य में विविधता थी। बॉम्बलाट छाया नाटक था, जिसे मंडपों में आयोजित किया जाता था। यक्षगान का विकास विजयनगर में ही हुआ था। शतरंज व पासा लोकप्रिय खेल थे। कृष्णदेव राय शतरंज में विशेष रुचि लेता था। राज्य में रामनवमी, महानवमी तथा नवरात्र आदि त्योहार मनाए जाते थे। महानवमी सबसे बड़ा त्योहार था, जिसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। इस पर्व पर बड़ी संख्या में बलि दी जाती थी। मठों, अग्रहारों तथा मंदिरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के विषय में। विजयनगर काल यानी 1336 से 1565 ईस्वी की स्थापत्य पर चालुक्य, चोल, पांड्य और होयसलों का प्रभाव दिखता है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। विजयनगर साम्राज्य में जो भी मंदिर बनवाए गए वे सभी द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत आते हैं। स्तंभों का अत्यधिक इस्तेमाल, अलंकृत व सज्जापूर्ण स्तंभ विजयनगर शैली की विशेषता है। इसे बोधिगई कहते हैं। विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप, कल्याण मंडप चलन में आया। यहाँ मुख्य मंदिरों के साथ साथ सहायक मंदिरों की श्रृंखला जोड़ी गई, जिसे अम्मन शिरेन कहा गया। विजयनगर में इस्तेमाल हुए स्तंभ संगीत का गुण रखते थे, इसलिए इसे संगीतात्मक स्तंभ भी कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, विजय विट्ठल मंदिर में प्रयोग किए गए संगीतात्मक स्तंभ। इस काल में मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठापन में शासकों के साथ साथ उनकी पत्नियों की भी मूर्तियां लगाई गईं। विजयनगर काल में सरोवरों के साथ बनाए गए मंदिरों में विट्ठल नाथ मंदिर, हजारा राम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, सुग्रीव गुफा, विणला मंदिर, कृष्ण मंदिर तथा महानवमी डिब्बा प्रमुख हैं। विजयनगर शासकों के दौर में विजयनगर, विद्यानगर, नगलापुरम, बेल्लोर जैसे नगरों की स्थापना हुई। विजयनगर यानी हम्पी शहर का मुख्य क्षेत्र 25 किलोमीटर में फैला है। यह ग्रेनाइट और क्लोराइट पत्थर से निर्मित है। हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित यह नगर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। नूनीस यानी पुर्तगाली यात्री विजयनगर को रोम से उत्तम शहर मानता है। अब्दुल रज़ाक जो फारसी यात्री था, उसने विजयनगर का वर्णन इस प्रकार किया है: आंखों के तारों ने ऐसा देखा नहीं तथा बुद्धि के कानों ने ऐसा सुना नहीं, विजयनगर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।